वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 7 सोशल साइंसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैंडफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद। लैंडफॉर्म्स का संबंध है ऑप्शन नंबर 1 कॉन्टिनेंट, ऑप्शन नंबर 2 ओशन फ्लोर, ऑप्शन नंबर 3 बोथ एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आप कॉन्टिनेंट्स को देखें, कंट्रीज में देखें और इसके साथ ही साथ जो बड़े बड़े ओशन से उसके बॉटम में भी हमें जनरली लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर नॉट इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। तो इनकरेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया आपसे। क्वेश्चंस को समझिए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब गलत नहीं है। अगर वो गलत नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थीकर। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा थीकर है, वो ज़्यादा मोटा है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर। ओशन का जो क्रस्ट है वो पतला है। ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगर आप किताब में दिए गए अपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का अगर आप डायग्राम को देखें बच्चे यहाँ पे, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें थिकर दिखता है। माउंटेन के कारण, प्लेटू के कारण, लैंडफॉर्म्स के ज़्यादा होने के कारण कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस हमें ओशनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये दोनों गलत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ डैश रॉक। किस प्रकार के रॉक में हमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स या फॉसिल्स पाए जाते हैं? प्राइमरी रॉक, जिसे हम लोग कई बार इग्नियस रॉक भी कहते हैं। तो चूंकि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन एक्सेसिव हॉट मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ मैग्मा और आउटसाइड द अर्थ लावा के सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग से होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीटिंग कंडीशन में प्राइमरी या इग्नियस रॉक के फॉर्म होने के कारण उसमें फॉसिल्स जनरली नहीं पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक भी ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के कारण प्राइमरी और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के नेचर या उनके रूप के फॉर्मेशन से बनता है। सो प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में दोनों में से किसी भी रॉक में हमें फॉसिल्स या डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हमें नहीं पाए जाते हैं। सो द राइट आंसर is the remains of dead plants and animals trapped in the layers of option number D none of these। the right answer इसमें क्या होगा? किस प्रकार के रॉक में हमें जनरली फॉसिल्स देखने के लिए मिलते हैं? आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज आर एसोसिएटेड विद। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे जुड़ा हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो सियाल है, सियाल का ही दूसरा नाम क्रस्ट है, और सियाल या क्रस्ट को हम दो मेजर पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड वन इज ओशनिक क्रस्ट। तो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे जुड़ा हुआ है? सियाल, ऑप्शन नंबर 1। सीमा, सीमा सियाल के नीचे वाला लेयर होता, ये होगा नहीं। जो नीफे है या कोर है वो अर्थ के लेयर्ड इंटीरियर का सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो यहां पे क्रस्ट का संबंध अर्थ के लेयर्ड इंटीरियर के अपर मोस्ट लेयर या सियाल से। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ को खरीदना है बच्चे, तो हम उसके बदले पैसे पे कर सकते हैं, जिसको हम लोग मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन आज से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले, जब मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, जब करेंसी नहीं होती थी, तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेने की या किसी दूसरे वस्तु को दिए जाने की एक परिपाटी या ट्रेडिशन थी। तो बार्टर सिस्टम में आप किसे इंक्लूड जनरली नहीं करते हैं। अ टाइप ऑफ ट्रेड बिल्कुल सही है। गुड्स आर एक्सचेंज विद द
द यूज ऑफ मनी। उस समय कैपिटल या उस समय करेंसी नहीं थी, तो वहां पे मनी का यूज बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। मनी का यूज याद रखिएगा मॉनेटरी सिस्टम में अभी होता है, बार्टर सिस्टम मनी का यूज नहीं करता। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विद द यूज ऑफ मनी। फीचर्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है? जो मोल्टेन रॉक है जिसे इनसाइड द अर्थ मैग्मा और आउटसाइड द अर्थ या क्रस्ट में क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो जिसे जो आउटसाइड में अगर वो कूलिंग हो रहा है उसे एक्सट्रूसिव कहेंगे, और अगर पृथ्वी के इनसाइड में अगर उसकी कूलिंग हो रही है, सॉलिडिफाइंग हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव कहेंगे। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेसल्ट है। आप लोगों ने पढ़ा भी है बच्चे, है ना? तो बेसल्ट का यहां पे कौन सा फीचर आप यहां पे मान सकते हैं? चूंकि जब बेसल्ट पृथ्वी के सरफेस के बाहर लावा के बहुत रैपिड कूलिंग होने से बनता है, तो रैपिड कूलिंग से आपको पता है ग्रेन क्या होते हैं? फाइन होते हैं। ग्रेन यहां पे कोर्स नहीं होते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के नीचे ठंडा होगा तो वहां पे कोर्स ग्रेन फॉर्मेशन होता है। ग्रेनाइट में ये फीचर ज्यादा देखा जाता है। लेकिन जब लावा पृथ्वी के सरफेस के बाहर रैपिड कूल होता है तो वहां पे फाइन ग्रेन होता है। तो रैपिड कूल डाउन होता है लेकिन कोर्स ग्रेन नहीं होता, वो फाइन ग्रेन होता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन अगर आप देखें तो फीचर्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन है? ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल। ग्रेनाइट एक्सट्रूसिव का नहीं, ग्रेनाइट इंट्रूसिव का एग्जांपल है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर रैपिडली कूल डाउन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, द earth's crust is made up of the uppermost part of the earth और crust और सियाल is made up of। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चे, इस पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर 1 igneous rock, ऑप्शन नंबर 2 sedimentary rock, ऑप्शन नंबर 3 metamorphic rock। अगर आप इन सभी रॉक्स में से देखें तो igneous प्राइमरी रॉक कहलाता है, लेकिन अर्थ के अपर मोस्ट पार्ट में सबसे ज्यादा एक्सटेंशन हमें सेडिमेंट्री रॉक का, या जिसे आप लोग परतदार चट्टान कहते हैं, उसका मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें सेकेंडरी रॉक का मिलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इग्नियस और प्राइमरी अलोंग विद सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक का भी हमें जनरली अर्थ क्रस्ट में उसका कंट्रीब्यूशन या उसका कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के लेयर्ड इंटीरियर का, अर्थ का सबसे थिनेस्ट लेयर क्या है? आप लोगों ने किताबों में स्टडी किया बच्चे कि अर्थ के लेयर्ड इंटीरियर को हम 3 मेजर पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो सबसे बाहरी होता है हम उसे कहते हैं क्रस्ट, जो इंटरमीडिएट होता है हम उसे कहते हैं मेंटल, और जो इनर मोस्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं बच्चे? कोर कहते हैं। तो यहाँ पे थिनेस्ट पूछा जा रहा है, सबसे पतला पूछा जा रहा है। तो सबसे पतला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और इसी क्रस्ट का दूसरा नाम है सियाल। सिलिकन और एल्यूमिनियम के मिक्सिंग से, या बहुत ज़्यादा सिलिकन और एल्यूमिनियम का एबेंडेंस होने के कारण हम क्रस्ट को इंटरचेंजेबली कई बार सियाल भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफे नहीं होगा, कोर नहीं होगा, बोथ का ऑप्शन दोनों के नहीं होने से नहीं होगा। सो द राइट आंसर, चूंकि यहाँ पे क्रस्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ या सियाल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, the remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि सेडिमेंट्री रॉक में हमें जनरली लाइफ देखने के लिए मिलता है, या डेड प्लांट्स का और एनिमल्स का हमें रेजिडुअल पार्ट्स या रिमेन्स दिखने के लिए मिलता है। तो उसे क्या कहते हैं? उससे मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है ना, डेड मटेरियल नहीं होता। बेसिकली वो क्या कहलाता है? जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल। सो एज पर दिस क्वेश्चन यहाँ पे फॉसिल का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द डेक्कन ट्रैप इज मेड अप ऑफ। द डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेटू किन रॉक से मिलके बना हुआ है? कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक। चूंकि आपको पता है बच्चे जो डेक्कन ट्रैप है वो बेसल्ट से बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बेसल्ट से बना हुआ है। और बेसल्ट एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि बेसाल्ट कोर्स ग्रेन नहीं होता है, फाइन ग्रेन होता है ड्यू टू रैपिड कूलिंग अलोंग द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग है। फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक, फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक का ऑप्शन यहां पे सही दिख रहा है, बोथ नहीं होगा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक। नेक्स्ट वन, प्रशस्ति
tells us about how rulers wanted to depict themselves as प्रशस्ति basically a Sanskrit term for प्रेज, प्रशस्ति के लिए, प्रशंसा के लिए या प्रशंसा के लिए, प्रेज के लिए हम संस्कृत में जो शब्द यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति। तो प्रशस्ति किंग्स के किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता था? उनके वैलियंट विक्टोरियस को, उनके साहसी योद्धा होने की छवि को, उनके अचीवर्स को, एक लीडर या नेता होने की छवि को। बट द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगर आप मेडिवल या मध्यकालीन शासकों को, रूलर्स को, सुल्तान्स को देखें तो वो अपने आप को लोगों के सामने एक योद्धा की तरह रखते हैं, अपने आप को एक अचीवर की तरह, विजेता की तरह और अपने आप को एक लीडर की तरह उन्होंने लोगों के सामने रखा, क्योंकि वो अपने रूल करने के रीजन को क्या कर सके? जस्टिफाई कर सके। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। द सिटी ऑफ कन्नौज, इन द सिटी ऑफ कन्नौज वर्ल्ड फेमस, जिसको लेके त्रिपक्षीय संघर्ष आप लोगों ने पढ़ा भी है, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। द सिटी ऑफ कन्नौज किस वैली में? इंडस वैली नहीं है, यमुना वैली नहीं है। द राइट आंसर इज गंगा वैली। द राइट आंसर इज गंगा वैली। आपको पता है जो कन्नौज है वो इत्र बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस है और वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सो द राइट आंसर यहां पे गंगा वैली का नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। लेकिन बच्चे आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आने वाले टेस्ट में ऑप्शंस को वो चेंज कर दें, तो वहां पे आपको गंगा वैली आंसर कन्नौज वैली के लिए या कन्नौज के लिए या सिटी ऑफ कन्नौज के लिए आपको याद रखना है वहां पे। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स और द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में जो कामकाज की या प्रशासन की, या व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? उर्दू नहीं था, संस्कृत नहीं था। अगर आप हिंदी को देखिएगा तो हिंदी का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उर्दू से निकलता हुआ हमें दिखता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फारसी या पर्सियन। नेक्स्ट वन, What is fortified settlement of soldiers is known as? सोल्जर्स के द्वारा स्पेशली बनाया गया शहर, जहां पे सोल्जर्स को स्ट्रेटजिक पर्पस से, डिफेंस पर्पस से, या उस स्टेट को, उस सिटी को या उस शहर को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा जाता है, उसे क्या बोलते थे? हिंटरलैंड जनरली नहीं होता। हिंटरलैंड कोई भी बड़ा शहर के बैकग्राउंड के एरिया जो उस शहर को कई प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और शहर भी उसे कई अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विसिंग आदि प्रोवाइड कराती है। द मस्जिद की बात करें तो मस्जिद जो होता है वो इस्लामिक कल्चर में या इस्लाम रिलीजन में जो उनके जो अपने प्रेयर स्थल होता है, हम उनको मस्जिद जनरली कहते हैं। गैरिसन टाउन की बात करें तो गैरिसन टाउन का मतलब भी जो फोर्टिफाइड टाउन होता है, जो जनरली ट्रूप्स के लिए मध्यकालीन बहुत सारे डायनेस्टीज में या बहुत सारे सुल्तान्स ने या रूलर्स ने सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया? बनाया यहां पे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नॉट डेवलप्ड बाय दिल्ली सुल्तान और दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के काल में निम्नलिखित में से किस सिटी को डेवलप नहीं किया गया था? आपको पता है दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर थे वो कौन थे? महमूद गौरी। और उन्होंने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सब कुछ सौंप कर वो वापस अपने मूल स्थान पर लौट गए थे और यहीं से इलबारी वंश की या इलबारी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो यहीं पे जो कुतुब मीनार के आसपास का एरिया, दिल्ली में जो आपका मेहरौली के आसपास का जो एरिया माना जाता है, उसे ही दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान्स का सबसे पहला कैपिटल या सबसे बिगिनिंग कैपिटल में से एक माना जाता है। बट द क्वेश्चन इज, कौन दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बनाए गए कैपिटल में नहीं था? जहांपना था, सीरी जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने डेवलप किया था, दिल्ली एक कुहना जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का सबसे पहला कैपिटल था, ये तीनों थे। दैट मीन्स आगरा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का कभी कैपिटल रहा नहीं। ये मुगलों के काल में या मुगल डायनेस्टीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी बना और बाद में फिर आगरा के बाद हमें दिल्ली बड़ा इंपॉर्टेंट, शाहजहां के काल में हमें एक इंपॉर्टेंट सिटी बनता हुआ दिखता है, जिसे आप आगे वाले चैप्टर्स में क्लास 7 की हिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें बच्चे। आई होप इन सभी सवालों के डिस्कशन से, उनके विश्लेषण से आपको इस टॉपिक को, इससे जुड़े हुए सवालों को अच्छे से समझने में हेल्प हो पाएगी। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। हम अगले वीडियो में कुछ और अलग से सवालों के साथ, अच्छे सवालों के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।